तो बनारस में लिट फेस्ट की क्या ज़रूरत है? बेसिकली बनारस जैसा कि सबको पता है कि विश्व का सबसे चिरंतन शहर है जो जब से बसा है आज तक बसा हुआ है। वर्तमान में उत्सव तो बनारस में रोज होते हैं। औसतन अगर हम देखें तो 4-5 उत्सव बनारस में होते हैं। यहाँ तो मृत्यु में भी उत्सव है। इसमें ये भी होता है कि एआई और जो हमारी जेनजीज है वो कहीं ना कहीं बस इसी की बात बताओ, साहित्य से दूर नहीं हुई, मोड बदल गया। कंसंट्रेशन से याद आया कि सबसे ज्यादा तो कंसंट्रेशन जो है पान की दुकान में जो पनवाड़ी होते हैं वो लोग का होता है भाई। पूरा दिन बैठे पूरा दिन एक जरूरत क्या थी नव निर्माण भारत की? बेसिकली देखिए कि जैसे भैया कर रहे हैं, अगर आप इससे वाकिफ होंगे, नया निर्माण करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है, हम नागरिकों की और ऐसे लोगों की भी आगे जरूरत पड़ती है कि वो आगे बढ़ के आए, क्योंकि सरकार आपको व्यवस्था दे सकती है। और आप कई जगह कार्यरत रहे, बनारस में ही यहाँ के बनारस लिट फेस्ट क्यों करवाया? ये इसके पीछे क्या ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताएं आपको कि बनारस में रह के नहीं कराने की हिम्मत हुई। बनारस छोड़ने के बाद बनारस से जाना पड़ा। बनारस से जब मिर्जापुर और भदोही गए तब हिम्मत जुटा। उत्सव है, और उत्सव क्या है? उत्सव है जहां हम अपनी तमाम वर्जनाओं को तोड़कर अपने जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो अपनी हमारी कोई चीज बनाने की प्रेरणा, उसमें सर्वोच्च स्तर पे पहुंचते हैं। वो एक बराबर सोना चांदी कंकड़ पत्थर, एक बराबर टापू टीला शहरा सागर, एक बराबर और रिश्ते नाते रंजिश छोड़ के देखो तुम, मथुरा काशी मंदिर दफ्तर एक। क्या बात, सब एक बराबर है। पूरा काशी जुड़ा हुआ है, सिर्फ मेरा स्कूल या मेरा घर नहीं है, ये काशी मेरा एक परिवार है। मतलब मुझे नहीं पता था। अच्छा, ये लिटरेचर फेस्ट में जो आना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ पास वास है? हाँ, बिल्कुल प्रवेश निःशुल्क है। आपको पता ही है कि ताजगंगेज में हो रहा है, तो आप उनकी कोई यंगेस्ट प्रोफेसर भी आ रहा है। हाँ, उसके बाद आपको मैं बताऊं, विश्व का सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर 13 साल का सुबर्णो आइजक भी होगा। तो बनारस के लोग अगर समृद्ध होंगे, काशी के लोग समृद्ध होंगे, तभी हमारा बनारस लिट फेस्ट का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पुत्र गोविंद। आज हम लोगों के पॉडकास्ट में नाम की ज़रूरत ही नहीं है, जो शख्स हैं जो लोग, लेकिन एक गरिमा होती है पॉडकास्ट की, इसमें बताना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग खुद के बारे में खुद ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं आर्ट क्यूरेटर हूँ बनारस लिट फेस्ट में। अच्छा, और अभी जैसे हमारे गोविंद जी ने नाम लिया ना, माता का नाम पहले, तो मैं गोमती पुत्र ब्रजेश। मैं डॉक्टर प्रशांत सिंह, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मातृ संस्था सेंटर हिंदू बॉयज स्कूल में कार्यरत हूँ। तो आज के पॉडकास्ट का जो मतलब जिसको भूमि कहते हैं वो ये है कि आज हम लोग एक जनरल डब्बे की तरीके से अड़स करके बैठे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी देश की एक स्थिति को भी दर्शाता है कि जहाँ जगह कम हो वहाँ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल अगर हो भैया जिस पे हम चर्चा करेंगे, तो बनारस में लिट फेस्ट की क्या ज़रूरत है? बेसिकली बनारस जैसा कि सबको पता है कि विश्व का सबसे चिरंतन शहर है जो जब से बसा है आज तक बसा हुआ है। और अगर साहित्यिक परिदृश्य में हम देखें तो महात्मा बुद्ध के जन्म की कथा, महात्मा बुद्ध से जो 550 बोधिसत्वों की कथा है, जिसे हम लोग सामान्यतः जातक कथाएं कहते हैं, तो जातक कथाएं और उत्तर वैदिक काल से बनारस का उल्लेख मिलता है। काशी के नाम से, बनारस के नाम से नहीं, काशी के नाम से। तो वह काशी जो कि विश्व की धार्मिक राजधानी है, विश्व के पर्यटन की राजधानी है, विश्व की संस्कृति की राजधानी है, और ऐसा हम स्वघोषित नहीं कर रहे हैं, ऐसा विश्व की एक प्रमुख संस्था जिसने घोषित किया हुआ है संघाई सम्मेलन में अपने, ठीक है। तो उस बनारस में जिसकी इतनी बड़ी भव्यता रही हो, गरिमा रही हो, तो वर्तमान में उत्सव तो बनारस में रोज होते हैं। औसतन अगर हम देखें तो 4-5 उत्सव बनारस में होते हैं। यहाँ तो मृत्यु में भी उत्सव है। अगर आप मणिकर्णिका भी चले जाइए तो लोग समोसा चाट खाते हुए मिल जाएंगे, ढोल लगाने के साथ। हाँ, समोसा चाट ढोल लगाने के साथ मिल जाएंगे। तो ऐसे बनारस में यह एक ऐसा हम लोग चाहते थे साहित्य का उत्सव हो जो कि विश्व को मनोरंजन के साथ
क्योंकि साहित्य में साहित्य का भाव है, मनोरंजन का भाव भी है, तो मनोरंजन के साथ ज्ञान विज्ञान भी थे। अच्छा, इसको थोड़ा सा वो करते हैं कि साहित्य का नाम लिया आपने जी, सर। जी। इसमें ये भी होता है कि एआई और जो हमारी जेनजीज है वो कहीं ना कहीं साहित्य से थोड़ी दूर हुई है, मतलब ऐसा देखा गया है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि साहित्य से दूर हुई है, बस क्योंकि उनका किताब पढ़ने का और मैं ये- बस इसी की बात बताऊं, साहित्य से दूर नहीं हुई, मोड बदल गया। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि आप देखिए तमाम पॉकेट एफएम्स आ रहे हैं, हाँ उस पॉकेट एफएम में लोग चित्रलेखा सुन रहे हैं, मृगनयनी सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साहित्य ही तो है वो। ठीक है। दूसरी चीज हम एक चीज कहेंगे कि जो किताब पढ़ने की जो आदत थी वो कम हो गई, तो उसके भी अपने कारण हैं। उसके कारण जो है कि एक तो लोगों के पास बैठने की ही आदत कम हो गई है। आपको देखिए कि अगर हम लोग को वो कहे कि आधा घंटा एक आदमी एक साथ बैठ जाए अपना तशरीफ रख के, तो ये कठिन काम है। लोग आधे घंटे बाद बेचैन होने लगते हैं। कंसंट्रेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनमें कंसंट्रेशन की कमी हुई है। तो ये भी एक कारण रहा है कि किताबें कम पढ़ रहे हैं लोग। नहीं, कंसंट्रेशन से याद आया कि सबसे ज्यादा तो कंसंट्रेशन जो है पान की दुकान में जो पनवाड़ी होते हैं वो लोग का होता है भाई। हाँ, पूरा दिन बैठे पूरा रहते दिन हैं, एक ही पोजीशन में बैठे आपको वो मिल हिलते जाएंगे। भी नहीं है वहां से। देखिए दोनों चीजों में अंतर है। ये सही बात है कि वो एक साथ बैठे रहते हैं, लेकिन अब वो पनवाड़ी भी दिन भर नहीं बैठे रहते, बीच बीच में हिलजुल लेते हैं। समय बहुत लेते हैं। खैर, हाँ, हम लोग ये थोड़ा सा ट्रैक से भटक रहे थे, वापस आते हैं। जो एक आप नव भारत निर्माण समिति लगभग 2005, अगर मैं गलत ना हूँ, जी, तो जी, जी, आपने बिल्कुल, उस संस्था का निर्माण, जरूरत क्या थी नव निर्माण भारत की? बेसिकली देखिए, जैसे ऐसा हम लोग महसूस करते हैं जी जी कि जिस समय वो संस्था बनी हाँ। तो वो भारत की आजादी के लगभग 57-58 साल बीत चुके थे। अच्छा जिस परिकल्पना को लेके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था कि एक ऐसा भारत जी। जहां पर संविधान की जो मूल भावना है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। हम समानता की बात करेंगे, हम विश्व बंधुत्व की बात करेंगे, हम ज्ञान की बात करेंगे, और हम भारत को विश्व के अग्रणी देशों में, विकसित देशों में सम्मिलित करेंगे। 57-58 सालों के बाद भी जब हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए, और हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम, भारत रत्न जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी विजन 2020। अच्छा ठीक है। तो उससे प्रेरित होकर हम बीएचयू से पढ़े लिखे तमाम लोगों ने सोचा कि जो वर्तमान ढांचा है, जो वर्तमान भारत है, उससे विकसित राष्ट्र तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन है। हमें एक नए भारत की परिकल्पना करनी होगी, और उस नए भारत की परिकल्पना को ही लेकर के हम लोगों ने नव भारत निर्माण समिति का गठन 2005 में किया। और जहाँ तक हमको लगता है कि जैसे भैया कह रहे हैं, अगर आप इससे वाकिफ होंगे तो नव भारत निर्माण समिति और भारत का निर्माण, नया निर्माण करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है। हम नागरिकों की और ऐसे लोगों की भी आगे जरूरत पड़ती है कि वो आगे बढ़ के आए, क्योंकि सरकार आपको व्यवस्था दे सकती है और सारे मतलब करने का एक माहौल दे सकती है, लेकिन करना यहाँ के मतलब लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे चीजों में बढ़ चढ़ के आए, जैसे हम लोग का नव भारत निर्माण समिति है या बनारस लिट फेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें बढ़ चढ़ के लोग आए और इस नए भारत का निर्माण मिलजुल के करें। अच्छा राजेश, अभी लिटफेस्ट का नाम लिए, तो इस बार किसको किसको कौन कौन सा चेहरा देखने मिलेगा हम लोगों को? बेसिकली अगर हम लोग बांटते हैं तो जो बनारस लिट फेस्ट है उसमें 16 वर्टिकल्स है। अच्छा 16 वर्टिकल्स हैं। तो अगर हम सिने जगत से देखें तो सिने जगत से जो प्रमुख चेहरे हैं, अनुपम खेर जी का है, टिस्का चोपड़ा है, पीयूष मिश्रा जी का है, उसके अलावा बोमन ईरानी जी हैं, अक्षय सिंह हैं, भान शिखा हैं। तो ये सिने जगत से जो लोग हैं, और भी तमाम कलाकार हैं, हम सबका नाम अभी आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और जैसे अगर हम साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में जैसे अरुण कमल जी हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, असगर वजाहत जी हैं, अशोक वाजपेयी जी, उदयन वाजपेयी जी, गगन गिल, ममता कालिया,
इस तरह के तमाम नाम हैं। और उसके अलावा अगर हम अंग्रेजी की साहित्य की बात करें, दामोदर मौजू हैं, JN दवे हैं, शशि थरूर हैं, वो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सर है, पवन के वर्मा है, अभय के नालंदा है, मिली ऐश्वर्या है, देवी दयाल है। तो उसके अलावा हम लोगों ने सिर्फ 2 ही भाषाओं को नहीं और 8 भाषाओं को, जैसे रूमी साहित्य अकादमी विनर रूमी लश्कर बोरा है जो असमीज के हैं, असमीज लैंग्वेज को, मंजरी प्रभु हैं जो कि आपको उड़िया लैंग्वेज की हैं, तो फिर सीन काफ निजाम साहब हैं जो उर्दू के। तो इस तरह के हमने मैथिली में आपको मणिशंकर झा साहब है। तो इस तरह के हम लोगों ने 10 लैंग्वेजेस को एड्रेस कर रहे हैं बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में। इसके अलावा आपको हम बताएं तो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में जैसे संगीत है, संगीत में आपको हम लोगों ने बुलाया हुआ है आपको राजेंद्र के प्रसन्ना जी को जो बांसुरी वादक हैं, WG वेस्टर्न आ रहे हैं स्वीडन से जो कि सितारिस्ट हैं। आपको बताया कि 13 देशों से परफॉर्मर्स आ रहे हैं बनारस लिट फेस्ट में परफॉर्म करने के लिए। मतलब बवाल मचने वाला है। अच्छा, ये मीडिया जगत से भी कुछ लोग आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक नाम बड़ा इंटरनेट पे वायरल हुआ था। ये देखिए, मीडिया जगत से जो लोग आ रहे हैं तो आपको बताएं कि जैसे प्रतीक त्रिवेदी जी हैं जो कि भैया जी कहीं के नाम से रूबिका लियाकत हैं। अच्छा। आपको ज्ञान प्रकाश जी हैं, अभिज्ञान प्रकाश जो एबीपी लाइव पे उसमें हैं। उसके बाद आपको पंकज भार्गव जी हैं, आपको जो BBC के हैं रेहान फजल साहब हैं। तो इस तरह के तमाम लोग मीडिया जगत से भी हैं। अच्छा, 2 नाम मैं पूछना चाहूंगा, मुझे लग रहा दिमाग में आ भी गया होगा। न्यूज पिंच के अभिनव पांडे हैं शायद। जी। और दूसरा जो अभी सौरभ द्विवेदी पिछली बार बिल्कुल लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी जी पिछली बार। तो इस बार ये 2 लोग देखने मिलेंगे? नहीं, सौरभ भैया तो इस बार नहीं आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत कट रहे हैं अभी मीडिया में, बहुत कट रहे हैं। अभिनव जी मिलेंगे आपको। अच्छा, अभिनव भैया मिलेंगे। अभिनव भैया वेट कर रहे हैं आपका। क्योंकि बहुत टाइम से मतलब ना उनसे मैं मेल और मैसेज करता रहता था कि मिलना है। तो उनका रिप्लाई एक बार आया था कि मैं अगर आता हूँ तो मिलूंगा। बोला ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगा। ये आपका आर्ट का जो भी है, तो लिट फेस्ट में आर्ट का क्या रोल है, मतलब हमें जरा समझना है मुझे। देखिए, बेसिकली क्या है कि ये कला जो है साहित्य का ही एक भाग है। अच्छा। और जैसे साहित्य में एक लेखक होते हैं, कुछ कवि होते हैं, बोलते हैं, तो एक कलाकार होता है ना, उसका भी एक हिस्ट्री है, इतिहास है। आप देखेंगे एक एक काल में आपको मुगल काल से और एक एक कलाकार चित्रकार हुए हैं जो उस देश काल परिस्थिति को अपने माध्यम से चित्रों में दिखाए हैं। और उनका एक इतिहास जो एक पढ़ाई होती है, उसकी एक काल है, उनका एक पढ़ा है। और उसके साथ लोकल विधाएं भी हैं, जैसे आप बनारस घराना ही कह सकते हैं जिसे 2 साल पुराना है, और आप मधुबनी पेंटिंग्स को इस तरह से ले सकते हैं, वहाँ के है। लखनऊ में जो नवाबों की जो देखेंगे वहाँ म्यूजियम लगा, वहाँ के उस काल के जो हैं वो चित्रकार उनकी। तो एक कहीं ना कहीं ये साहित्य से जुड़ा हुआ है। देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि एक कवि जो होता है अपने शब्दों के माध्यम से साहित्य को वर्णित करता है, जो लेखक होता है अपने लेखनी के माध्यम से करता है, और एक चित्रकार जो होता है, जो कला साधक होता है, अपने ब्रश पेन से उस चीजों को वर्णित करता है उसमें। हाँ, ये तो इससे तो ये जुड़ा कैसे, तो पहली बात कि जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था स्वतंत्रता भवन में बनारस लिट फेस्ट को, तो ऐसे ही बहुत सारे विभूतियों के लगे थे, स्टैंडी लगे हुए थे, और प्लस कुछ रंगोली बनी हुई थी। तो हमारी दो फ्रेंड है, एक तो मेरी पत्नी ही है इसमें। तो तो उन लोगों का नहीं, 2 ही लोग, एक पत्नी एक है। तो उन लोगों का आइडिया था कि भैया इतना आप लोग कर रहे हैं, हम लोग इस फील्ड से हैं, तो क्यों नहीं हमको, तो हम कहने कि अच्छा ठीक है, हम ब्रजेश व्यास से बात करते हैं। और जैसे ही मैंने ब्रजेश व्यास से बात किया, बोले राजेश डन डील है, इसको हम लोग करेंगे, अब बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। इस मामले में तो हम समझ रहे हैं कि भैया भूखे बहुत नहीं, तो इनको भैया के पास एक आइडिया है, तो उसको कैसे मतलब मार्केट में लाना है और उसको कैसे बड़ा करना है, और किस ढंग से लोगों को इज्जत मान सम्मान के साथ वो वहाँ पे मतलब प्रेजेंट करना, ये इनसे कोई सीखे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि बनारस लिट फेस्ट
ये बनारस तक ही सीमित नहीं है। आप ये इसके एक संस्करण पुणे में भी हुए हैं, मुंबई में भी हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, बेंगलोर में, हर शहरों में होता है। तो बनारस लिट फेस्ट सिर्फ बनारस को ही परिभाषित नहीं कर रहा है, वो पूरे भारत को आप भारत का एक परिचय देता है। और ब्रिजेश भाई, एक सवाल मेरे दिमाग में चलता है, आप कई जगह कार्यरत रहे, बनारस में ही आके बनारस लिट फेस्ट क्यों करवाया? ये इसके पीछे क्या ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताएं आपको कि बनारस में रह के नहीं कराने की हिम्मत हुई। बनारस छोड़ने के बाद बनारस से जाना पड़ा। बनारस से जब मिर्जापुर और भदोही गए तब हिम्मत जुटा। वस्तुतः मान लीजिए ये तो हल्की फुल्की बात है। बेसिकली देखिए, जब हम लोग बनारस में हम कार्यरत थे उस समय, तो उसी दौरान कोरोना का वैश्विक महामारी भी हुई थी। तो जब और हम ऐसे विभाग से थे कि हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज में थे, तो हम लोगों को भी ड्यूटी करना पड़ रहा था उस समय। तो हमने तमाम लोगों को देखा उस दौरान, जो तमाम मानवीय संवेदनाएं बहुत तेजी से धराशायी हो रही थी। माने हमने तो यहाँ तक देखा था कि भाई भाई को नहीं पूछ रहा था। अगर किसी भाई को शक भी हो गया कि कोरोना वाला है, हाँ, तो दूसरा भाई उससे इतनी दूरी बना लिया था। तो जो संवेदनाएं इस तरह से कहीं ना कहीं माने घायल हो रही थी, तो उसने हमको कहीं अंदर से प्रेरित किया कि नहीं यार, अगर यही चलता रहा तो फिर हमारे में और जिनको हम बहुत खराब मानते हैं उनके में अंतर क्या रह जाएगा। और बहुत एक खाई बनता जा रहा था, हर जगह देखेंगे, हर सेक्टर में ये दूरी बनती जाती कोरोना से। हाँ। तो उस वही से हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो कि लोगों को जोड़े, एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, जोड़े। और देखिए कि आपको बताएं, जैसे साहित्य या संगीत कला, ये ऐसी चीज है ना जिसमें बंटवारा बहुत कम है। जबरदस्ती का बंटवारा लोग पैदा करने तो अलग बात है, नहीं तो बंटवारा कम है। आप किसी कवि का सुनते हैं तो आप उससे नहीं पूछने जाते भैया तुम्हारी जात क्या है, ठीक है। किसी चित्रकार को आप देखते हैं तो आप नहीं पूछने जाते भैया तुम किस धर्म को मानने वाले हो। हाँ, ये तो ठीक है। तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे दिमाग में आया कि जहां पे हम तमाम संकीर्णताओं से मुक्त हो सकते हैं, तमाम सांप्रदायिकताएं से मुक्त हो सकते हैं। और सबके, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि तमाम ऐसे लोग, जब से उस समय आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से तमाम प्रतिभाएं दिख रही थी, ठीक है। एक गांव, दूर दराज के गांव से लेकर के मेट्रोपॉलिटन तक तमाम प्रतिभाएं। लेकिन जैसे ही वो दौर खत्म हुआ ऑनलाइन का, वो प्रतिभाएं विलुप्त हो गई, ठीक है। कहाँ चली गई वो प्रतिभाएं? तो ये सारी चीजों को सोच के हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें काशी की परंपरा, काशी का ज्ञान विज्ञान के साथ विश्व में जो भी अच्छा हो रहा है जोड़ा जाए। और इसीलिए हम लोग, जैसे बनारस में तो हम लोग बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव करते हैं, और इसके साथ जैसा कि प्रशांत भाई ने बताया कि हम लोग वातायन सीरीज के नाम से पूरे भारत में हम लोग अलग अलग जगहों पे उसको करते हैं। और हम लोग की योजना है कि एक आध साल में आप सभी लोग के सहयोग से कि हम लोग विश्व के अलग अलग देशों में भी करें। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, ये लिटरेचर फेस्ट है बेसिकली, तो ये लिट फेस्ट के नाम के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है या ऐसे ही? नहीं, बेसिकली देखिए है क्या ना कि जैसे दो तरीके की चीजें होती है। एक चीज जो बाजार में आसानी से चल जाती है, तो लिट फेस्ट चला हुआ नाम, अच्छा, ठीक है, आसान नाम था कि सब लोग परिचित थे। जैसे जयपुर लिट फेस्ट, कलिंगा लिट फेस्ट, बेंगलोर लिट फेस्ट, भोपाल लिट फेस्ट, ठीक है। तो लोगों के नाम पे आसान। तो जैसे जो कोई चली चलाई चीज है उसमें आप, जैसे हम लोग है ना कि एक डिब्बा जोड़ना था, तो वो था। लेकिन हम लोगों की जो विचारधारा थी उसके लिए हम लोगों ने जोड़ा उसके आगे बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव। अच्छा, कि साहित्य का भी उत्सव है, कला का भी उत्सव है। और उत्सव क्या है? उत्सव है जहां हम अपनी तमाम वर्जनाओं को तोड़कर अपने जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो अपनी हमारी कोई चीज बनाने की प्रेरणा, उसमें सर्वोच्च स्तर पे पहुंचते हैं, वो उत्सव है। अब ब्रिजेश भैया, मैं एक चीज और बीच में आप इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जिसे आपने बनारस लिट फेस्ट और काशी साहित्य कला उत्सव के पीछे रखने का कोई मतलब सोच, क्या मतलब सोच के आपने ये रखा कि बनारस लिट फेस्ट और काशी साहित्य कला उत्सव कुछ इसके? देखिए, वस्तुतः जैसे काशी है ना, काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी, ठीक। काशी कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, काशी एक भाव भूमि है। जो व्यक्ति बाबा विश्वनाथ विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे देवता हैं जिनके यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।
नर बानर देव दानव सांप बिच्छी भूत पिशाच सब उनके भक्त है और सब वो है। तो ऐसे देवता की जगह है जहां किसी प्रकार का विभेद नहीं है। दूसरी चीज, भगवान विश्वनाथ ऐसे देवता हैं जिन्होंने विज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि गणेश भगवान की कथा अगर आप लोग सुनते हैं कि भगवान गणेश का गला जब कट गया तो भगवान शिव ने उनके सिर पर हाथी का वो किया। तो कितनी बड़ी सर्जरी रही होगी आपको कि हाथी का सिर एक आदमी के सिर पे स्थापित कर। योग भी भगवान शिव आदि योगी कहे जाते हैं, भगवान शिव आदि गुरु कहे जाते हैं। और आपको पता है कि जब माता पार्वती को विवाह करके बनारस लाए तो उस समय इसका नाम था आनंद वन। और आनंद वन में जब जैसे आजकल लोग हनीमून करते हैं ना, तो मान लीजिए थोड़ा सा कहना अलग गलत रहेगा, लेकिन वो पीरियड था ऐसा जहां पे माता पार्वती और भगवान शिव ने काशी में आनंद किया। और उस आनंद की स्थिति में उन्होंने दो चीजें किया, एक गीत और एक नृत्य। लास्य की जो नृत्य, अगर आप भरत की नाट्य साहित्य पढ़ेंगे तो जो लास्य परंपरा नाट्य या नृत्य की जो परंपरा शुरू हो बाबा विश्वनाथ ने ही दिया था। और उसी लिए उनका एक नाम नटराज पड़ा है। ठीक है, तो नृत्य बनारस शुरू हुआ। दूसरे, आप जैसे जब आपको नागपंचमी में आप लोग सुने होंगे बड़े गुरु छोटे गुरु, ठीक, शास्त्रार्थ होता है। ठीक, अब जो बड़े गुरु हैं वो पाणिनि है और उन पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान भगवान विश्वनाथ ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, भगवान विश्वनाथ ने ही उनको व्याकरण का ज्ञान दिया है। अष्टाध्यायी में जब आप पढ़ेंगे, जो व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ है, भगवान शिव ने वो दिया। भगवान शिव का जो डमरू बजता है, तो डमरू से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। 7 सुर जो उत्पन्न हुए हैं वो उनके डमरू से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा बनारस तो उससे बेहतर कोई नाम हो ही नहीं सकता था। ठीक है, और उस भाव भूमि को अभिव्यक्त करता है काशी। क्या बात है। अच्छा प्रशांत भैया, ये एक सवाल आपसे है, लिटफेस्ट में सीएचएस में प्रशांत सिंह के अलावा कौन कौन देखने मिलेगा सीएचएस? देखिए, बनारस मैं ये नहीं कहूँगा, बनारस सबको जोड़ने वाली चीज है। तो काशी का जो एक मूल स्वभाव है कि सबको जोड़ के चलना। तो सारे स्कूल्स कॉलेजेस, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल ऐसा होगा जहाँ इन्विटेशन नहीं गया होगा। सब लोग जुड़ के करवा रहे हैं इस कार्यक्रम को। और बनारस लिटफेस्ट किसी एक आदमी का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे बनारस है। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि सोना चांदी कंकड़ पत्थर एक बराबर, सोना चांदी कंकड़ पत्थर एक बराबर, टापू टीला शहरा सागर एक बराबर, और रिश्ते नाते रंजिश छोड़ के देखो तुम, मथुरा काशी मंदिर दफ्तर एक। क्या बात, सब एक बराबर है। पूरा काशी जुड़ा हुआ है, सिर्फ मेरा स्कूल या मेरा घर नहीं है, ये काशी मेरा एक परिवार है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और इसी में ऐड करूंगा कि प्रशांत भैया अच्छे कवि भी हैं। और बनारस लिटफेस्ट में तीनों दिन एक एक कवि सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, मतलब जो पहले दिन हो रहा है वो शुद्ध बनारसियों के लिए अर्पित है। नहीं, वो उसमें नहीं, आप ये परिष्कृत बनारसी इनका परिष्कार हो गया। तो पहले दिन का जो कवि सम्मेलन है वो ठेठ बनारसियों के लिए है। दूसरे दिन का कवि सम्मेलन ऐसे लोग हैं जो साहित्य और कविता में राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा नाम है, जैसे कि राजेश रेड्डी जी हैं, मदन मोहन दास। अच्छा, राजेश रेड्डी जी का सब इकबाल अजहर जी है, इस तक तमाम बड़े नाम आ रहे हैं। और जो तीसरा दिन वो मिला जुला है। ठीक है, कुछ बनारसी कुछ बाहरी कॉकटेल टाइप का। क्योंकि देखिए बेसिकली ये क्यों ऐसा रखे हैं हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी तीन चीजें करते हैं। अच्छा, पहला करते हैं वोकल फॉर लोकल। तो पहला दिन वोकल फॉर लोकल, जो ठेठ बनारसी हैं उनके लिए। फिर दूसरी बात क्या होती है कि भाई खाली लोकल होने से तो काम चलेगा नहीं, तो वो कहते हैं ग्लोबल विलेज। अच्छा, ये ग्लोबल। तो दूसरा दिन जो है पूरे ब्रह्मांड के लिए है, जहां जो शक्तियां संभव है उनको बुला रहे हैं। और तीसरा दिन है कि भैया दोनों का संतुलन भी तो जरूरी है, बैलेंस। तो तीसरे दिन बैलेंस है।
अरे सही है, सही है। और यही नहीं, ये जो हम लोग का आयोजन है, कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत की संकल्पना, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। हाँ। जिस हिसाब से इस चीज को लेके चल रहे हैं हम लोग। और यही नहीं, बता दें हम लोग जैसे आर्ट फील्ड में भैया के मार्गदर्शन में, गाइडलाइन में, यहाँ पे तो हम सीनियर आर्टिस्टों को दे ही रहे मौका। एक हम लोग प्रोग्राम कराते हैं इन्हें पंख दो अभियान के तहत, पूरे राज्य स्तर पे बच्चों को भी हम लोग वही मंच और सम्मान देते हैं, ताकि भविष्य में वो सीनियर आर्टिस्ट बने और उनको एक पहचान मिले। ये कब होता है भैया? ये हम लोग मई जून में कराते हैं, जब बच्चों की समर छुट्टी वेकेशन, होती है समर तब वेकेशन उसमें में, होता है। हाँ। तो इसका कॉन्सेप्ट यही रहता है कि मतलब जितने भी छोटे बच्चे हैं, तो इसमें कुछ एज का क्राइटेरिया है या हाँ, एज है एज है 14 से 24 के बीच में? बीच के बच्चे के लोग हैं ये जो आकर के perform कर जी। सकते हैं। तो इसमें मतलब आपका लिटरेचर भी रहता होगा, आर्ट भी रहता होगा, म्यूजिक, और ये नहीं, उसमें नहीं, जैसे मेन हम लोगों का लिटरेचर और आर्ट रहता है, उसमें बहुत ज्यादा हम लोग अच्छा, उसमें नहीं हो पाते। बहुत ज्यादा कैटेगरी नहीं डाली गई है अभी, मतलब बच्चों के art हिसाब से। और- हाँ हाँ, जी जी। अरे यार क्या बढ़िया है ये, मतलब मुझे नहीं पता था। अच्छा, ये लिटरेचर फेस्ट में मतलब मैं तो आ ही जाऊंगा, मेरा परिचय हो गया, लेकिन जिनका जो आना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ पास वास है हाँ या? बिल्कुल, अब आपको बताएं, जैसे लिटरेचर फेस्टिवल में प्रवेश निशुल्क है। आपको पता ही है कि ताजगंगेज में हो रहा है, तो प्रवेश निशुल्क है। बस आपको करना क्या है कि हम लोगों की जो वेबसाइट है www.banarasLitFest.org पे जाएं और वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे मोबाइल पे आप बेसिकली 2 कारण है। आपको पता है कि ताज एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और प्रीमियम प्रॉपर्टी है, तो हम लोगों को थोड़ा सा सुरक्षा और व्यवस्था भी देखनी है। इस बार हम लोगों ने एक काम और ऐड किया है, बुक माई शो पे भी जा करके आप वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहां भी निशुल्क है। अच्छा, है निशुल्क, हाँ, बट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। हाँ, registration क्योंकि compulsory आइडेंटिफाई है कि हमारे ऑडियंस कितने कौन है और कौन कितने हैं। जितने जरूरी कौन है, क्योंकि ना वो देखिए बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आप सोचिए 50 देशों से लोग आ रहे हैं। अकेले अमेरिका से हमारे बनारस लिट फेस्ट को देखने के लिए 150 लोग आ रहे हैं। जो, और आपको बताएं, उसमें एक ऐसे व्यक्ति हैं भैया जो सुंदर पिचाई के बाद दूसरे नंबर पे हैं। 30,000 करोड़ रुपए की से अधिक के माने उनका वो पैकेज और बाकी चीजें हैं, वो आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति तो आप उनकी कोई यंगेस्ट प्रोफेसर भी आ रहा है। हाँ, उसके बाद हाँ, आपको मैं बताऊं, विश्व का सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर 13 साल का सुबर्नो आइजक बारी, जो कि सैन फ्रांसिस्को में वो आ रहा है। और क्वांटम, सोचिए 13 साल का लड़का क्वांटम फिजिक्स पे बात करेगा, और उसने कहा है कि जो भी बनारस के या कहीं के आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं वो आके हमारी क्लास ले। इस तरह की उसकी स्थिति है। और आपको बताएं, जब उसने डाला था अपने यहाँ कि आई एम कमिंग बनारस, ठीक है, सिर्फ 3 दिन के अंदर 7.2 मिलियन लोगों ने उसको देखा था। 3 दिन के अंदर 7.2 मिलियन। तो और दूसरे देखिए, बनारस लिट फेस्ट का एक बड़ा प्रभाव बनारस की अर्थव्यवस्था भी पड़ रहा है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जैसे हम लोग पिछले संस्करण में आपको हीरो के जो सीएमडी थे सुनीलकांत मुंजाल साहब को हम लोगों ने बुलाया था। उसके अलावा जो आपको दवा की जो सबसे बड़ी कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज लैब के दीपक सापरा को बुलाया था। इस तरह के हम इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बुलाते हैं, और उसका अच्छा असर ये है कि तमाम बनारस के जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनका उनसे लिंक बनता है ना, तो ये निवेश होता है। इस बार जैसे हम लोग भारत की जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी तीसरे नंबर की है माइंड ट्री, उसके जो मालिक है सुब्रतो बागची को बुला रहे हैं। इन्फोसिस के हम लोग रवि वेंकटेशन को बुला रहे हैं। इसमें ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन की जो पूरे विश्व की हेड है रेणु सूद मैम को बुला रहे हैं, कि जिसे हमारा, आप देखिए एक चीज बताए, बिन पैसा सब सुन, ठीक है, तो अर्थ का युग है, कुछ भी आप करेंगे तो पैसा चाहिए होगा। तो बनारस के लोग अगर समृद्ध होंगे, काशी के लोग समृद्ध होंगे, तभी हमारा बनारस लिट फेस्ट का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। तो इसलिए हम एक ये भी है कि एक ब्रिज का काम करें शेष दुनिया और बनारस के बीच। मैं ना जब यहाँ आ रहा था, जब प्लान हो रहा था कि आना है, तो 2-3 दिन 4 दिन से हम लोग काफी टाइम से हम भी फोन पे थे, तो मैं सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा कि आपकी मेमोरी पावर तो अभी आप नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप। मतलब इतना सारा नाम एक साथ याद करना, मतलब मेरे लिए तो कमाल है। अरे आप लग रहा ध्यान नहीं दिए कि ये आदि योगी की नगरी है।
और जिसपे आदि योगी की कृपा हो उसकी मेमोरी पावर क्या सब पावर बढ़े रहेगी। बहुत गजब है। इसके लिए क्या मतलब म्यूजिक कुछ सुनते हैं? बेसिकली ध्यान नहीं भैया, एक तो भैया पे तो पूरी किताबें लिखी जा सकती है जितना इन्होंने। एक मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं बहुत पर्सनली और छोटे भाई के नाते जुड़ा रहता हूँ, इनका जब रूटीन देख लेंगे आप तो कहेंगे कि इतना सारी चीजें एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी और हर चीज में उतना समय उतना इक्वल देना और लोगों के अच्छा गेम टाइम देना। गेम भी आप देख सकते हैं, गेम भी देखते होंगे, पॉडकास्ट भी सुनते रहते हैं, आप धार्मिक में पूजा में भी देख लेंगे। तो आप यहाँ करने के बाद भी नीचे ईश्वर का मतलब पूरा अच्छे से ध्यान, सोसाइटी में भी है तो वहां भी ध्यान, मतलब इक्वल आप देख ही नहीं पाएंगे कि यहाँ से कहीं से कटे हुए हैं इस तरह से। कैसे मतलब हम ये तो मैं तो पूछता हूँ कि हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए हम एक चीज हमने आप लोग भी जानते होंगे, जो व्यक्ति व्यस्त है वही सब कुछ कर सकता है। क्या बात जी। हाँ, तो अगर आप अपने समय को टाइम मैनेजमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट अगर आप प्रॉपर करेंगे तो सब चीज कर लेंगे। बस हम आप लोगों को भी चाहेंगे, जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए भी कहेंगे कि आप प्रतिदिन जब सुबह उठें तो अपनी प्राथमिकता तय कर लें कि आज के दिन आपको कौन कौन से काम करने हैं। अच्छा, सुबह उठते ही थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट समय दीजिए अपने को, अपनी प्राथमिकताएं तय कर लीजिए। और जब रात को सोने जाइए तब फिर आप देखिए कि जिन प्राथमिकताओं को आपने तय किया था उसमें कितना अचीव कर लिए। जो चीज अचीव नहीं कर पाए, जिसे पूरा नहीं कर पाए जिस टास्क को, तो क्यों नहीं पूरा कर पाए, ये भी सोचिएगा। जब आपके अंदर ये आदत आ जाएगी तो आप देखेंगे कि आप अपने एक एक सेकंड का सदुपयोग कर लेंगे। अब पॉडकास्ट के अपने अंतिम चरण में आ गए। हमारी ट्रेन जो है धीरे धीरे स्टेशन पे पहुंचने वाली है। भैया, हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं और लिटफेस्ट में वो कैसे आए और क्या करे, तो 2 शब्द। मैं सभी साथियों से जो इसको देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, मैं आग्रह करूंगा कि आप बनारस लिटफेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव में 29 जनवरी जो कि 80 घाट पे हो रहा है, वहां पे 30 जनवरी से लेके 1 फरवरी जो कि ताज होटल में आ रहा है, जरूर आइए। अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को भी साथ लाइए, क्योंकि वहां पे एक बहुत बढ़िया हम लोग खाओ गली बना रहे हैं। अच्छा। जिसमें बनारस के सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो बनारस का स्ट्रीट फूड है, जैसे एक भैया हमसे कल कहे कि खाई चाट गोलगप्पा सुनिया पे और जाइब आखिरी में हरिश्चंद्र घाट पे, कुछ इस तरह का बनाए थे। नहीं, बनारस में सिर्फ है चाट और बाट, कुछ इस तरह का था। तो वहाँ आपको चाट, पकौड़ी और बनारस के तमाम वो मलइयो और स्ट्रीट फूड सारे मिलेंगे। साथ में आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम लोग बना रहे हैं, जो कि 25,000 हैंडमेड बुक मार्क्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो और वो बनारस पे ही है। तो आपको 25,000 लोगों की आंखों से वो कैसा बनारस को महसूस करते हैं वो वहां आपको देखने को मिलेगा। बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और बाद में पत्नी जैसे कहती है ना कि घुमाएदा हमके बनारस घुमाएदा, तो वहां जाके आपको की पत्नी कचौड़ी भी मिलेगा, एक जगह कचौड़ी भी खिलाने को मिलेगा, सारी चीजें वहाँ पे वो मिलेगी खिलाने के लिए। बिल्कुल। अगर आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रत्यक्षदर्शी बनना चाहते हैं तो बनारस लिटफेस्ट काशी कला साहित्य कला उत्सव में जरूर आए। और आखिरी में हम ये जो खत्म करेंगे प्रशांत भैया के 2-4 लाइनों से। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि जहाँ की सुबह भी हसीन और शाम भी, गलियां भी जीवंत और आवाम भी, मंदिरों का है शहर और प्राण यहाँ के घाट। इस बनारस में कुछ तो बात है, इस बनारस में कुछ तो बात है। आप सभी काशी वासियों और पूरे मैं कहूँगा भारतवासियों और पूरे विश्व के जितने देश के लोग हैं, सबसे अनुरोध है कि आप काशी में आइए, बनारस लिटफेस्ट से जुड़िए और अपने जीवन को जिए। और लास्ट में मैं एक चीज कर रहा हूँ, जो नहीं आ पा रहे, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग भी चलेगी, आप वहां से भी जुड़ के जो बनारस से बाहर के लोग हैं उसको भी देख सकते हैं चैनल पे। क्या